अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 4 जिसका नाम था संधारित्र तथा परावैद्युत। इस लेसन की हम लोग पिछली वीडियो में थियरी पढ़े हैं और आज जो है इस लेसन पर आधारित जो एनसीईआरटी क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें न्यूमेरिकल और कुछ थियरियां हैं एनसीईआरटी पर, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसमें देखिए एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करिएगा। तड़ित के दौरान लिखा है तड़ित के दौरान वातावरण की वैद्युत ऊर्जा किन किन ऊर्जाओं में क्षय होती है। किन किन ऊर्जाओं में क्षय होती है, क्वेश्चन मार्क लगाएगा। इसका आंसर देना रहेगा। ये तो थियरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया जाएगा। तड़ित के दौरान वातावरण की वैद्युत ऊर्जा किन किन ऊर्जाओं में क्षय होती है। तो तड़ित का मतलब है, देखिए बिजली से मतलब है, ध्यान दीजिएगा। तड़ित का आशय बिजली से है। तो देखिए बिजली में पहले चमक आती है, फिर उसमें गर्जन आती है, आवाज आती है। तो पहले अगर देखा जाए तो तड़ित से प्रकाश आता है हम तक, चूंकि प्रकाश का वेग अधिक होता है जिसकी वजह से पहले आता है, जबकि इससे जो ध्वनि निकलती है वह दोनों साथ में उत्पन्न होती है। यानी प्रकाश और ध्वनि दोनों साथ में उत्पन्न होता है, लेकिन प्रकाश का वेग अधिक होने की वजह से हम तक प्रकाश पहले पहुंच जाता है, जबकि उसकी ध्वनि जो है उसकी गति कम होने के कारण वह बाद में आती हम तक। तो तड़ित का आशय हमने कहा बिजली से तात्पर्य है। अब बताइए, आप ही लोग बताइए, जब तड़ित होगा यानी वातावरण में बिजली की गर्जन या चमक होगी, तो देखा जाए पहले उसमें प्रकाश ऊर्जा होती है। क्यों? प्रकाशी ऊर्जा होती है। फिर आवाज हमारे कानों तक आती है तो ध्वनि ऊर्जा होती है। यानी प्रकाश ऊर्जा और क्या, ध्वनि ऊर्जा। उसके साथ साथ आप यह भी जानते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में उष्मा भी उत्पन्न होती है, उष्मी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से इस तड़ित में या इस बिजली में जो पड़ जाता वह झुलस जाता है, यानी बचता नहीं है। वजह क्या है? उष्मी ऊर्जा इसकी ज्यादा होती है। तो देखा जाए यह ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा, उष्मी ऊर्जा और क्या, ध्वनि ऊर्जा, इन तीनों में जो है क्या होगी, क्षय हो जाती। इन तीनों में क्षय होकर ऊर्जा यह जो है वातावरण में बिखर जाती है। तो लिखिएगा आंसर, तड़ित के दौरान वैद्युत ऊर्जा, तड़ित के दौरान वैद्युत ऊर्जा, प्रकाशी ऊर्जा, कामा उष्मी ऊर्जा, प्रकाशी ऊर्जा, उष्मी ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में क्षय होती है। ध्वनि ऊर्जा में क्षय होती है। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा, जिसका आंसर हमने बता दिया। एनसीईआरटी पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा जिसका आंसर हमने बता दिया। तो ये समझ में सबको आ गया होगा।
इसका एहसास तो खुद आप करते हैं। देखिए, आपकी आंख तक इसकी चमक भी आती है, आपके कान तक इसकी ध्वनि भी आती है, उसके अलावा अत्यधिक मात्रा से इसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। क्योंकि आप जानते होंगे बादलों की टक्कर से ही यह जो है तड़ित या बिजली उत्पन्न होती है, और जब बादलों की टक्कर होगी यानी घर्षित होगा तो उसमें ऊर्जा बनेगी ही। तो समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर यह फर्स्ट रहा। क्वेश्चन नंबर, अब चलिए सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए, लिखिएगा वायु की चालकता, वायु की चालकता के कारण पूरे विश्व में औसतन वायुमंडल, पूरे विश्व में औसतन वायुमंडल में विसर्जन धारा वायुमंडल में विसर्जन धारा 1800 एम्पियर मानी जाती है। 1800 एम्पियर, 1800 एम्पियर मानी जाती है। विसर्जन धारा 1800 एम्पियर मानी जाती है। तथा यथा समय वातावरण स्वयं पूर्णतः विसर्जन द्वारा वैद्युत उदासीन क्यों नहीं हो जाता? क्यों नहीं हो जाता? क्वेश्चन मार्क। दूसरे शब्दों में वातावरण की दूसरे शब्दों में वातावरण को कौन आवेशित रखता है? कौन आवेशित रखता है? ध्यान दीजिएगा, इसके कहने का मतलब जो लास्ट में कहा है, नहीं, देखिए, दूसरे शब्द में वातावरण को कौन आवेशित रखता है, यानी आपका सीधा क्वेश्चन होना चाहिए था कि वातावरण को कौन आवेशित रखता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि वातावरण में कई गैसें होती हैं। एक गैसें अगर देखा जाए तो उदासीन रूप में होती हैं, लेकिन जब तड़ित और तड़ित झंझ, मतलब यह प्रकाश और ध्वनि तड़ित के द्वारा जब उत्पन्न होता है, तो यह जो वायुमंडल में गैसें हैं वह आयनित होती हैं। वायुमंडल में गैसें क्या होती हैं? आयनित होती हैं। अब बताइए, जब आयनित होंगी तो इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा कि नहीं? इससे इलेक्ट्रॉन बताइए इधर उधर जाएगा कि नहीं? या तो निकलेगा या तो उसमें जाएगा। तो बताइए, आवागमन इलेक्ट्रॉनों का होगा कि नहीं? और जब इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होगा तो आवेश का आवागमन हो गया। इसका मतलब है कि विद्युत धारा का भी आवागमन होगा। तो सामान्य रूप से यह माना जाता है कि यह जो तड़ित और तड़ित झंझ द्वारा एक गैसें आयनित हो गई, जिसकी वजह से यह धारा जो है 1800 एम्पियर मानी जाती है। जैसा कि कहा गया 1800 एम्पियर मानी गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो लास्ट में जब आप पूछा था कि वातावरण को कौन आवेशित, क्या कहा है, वातावरण को कौन आवेशित रखता है, तो आप बताएंगे कि वातावरण में जो तड़ित है और उससे तड़ित झंझ जो उत्पन्न होता है, यह वातावरण में जो गैसें हैं उसको आयनित करता है, जिसकी वजह से यह वातावरण क्या रहता है? हमेशा आवेशित रहता है।
और आवेशित होने की वजह से यह विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। देखिए, आपको बताया गया होगा जब बिजली वगैरह चमकती है तो बल्ब वगैरह को बुझा देना चाहिए, या लाइट भी देखिए कट जाती है। वजह यही होती है चूंकि वातावरण में भी गैसों या विद्युत धारा का एक मार्ग बन जाता है, और जब गैस में विद्युत धारा का मार्ग बन जाएगा तो बताइए इस गैस या इस वायुमंडल में तो हम लोग भी हैं, तो हम लोग खड़े खड़े ही पता चलेगा कि करंट हम लोगों को लगने लगेगा। यह समझिए स्थिति आ जाएगी। इसलिए इस धारा को बंद किया जाता है, चूंकि दोनों धारा मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रबलता ज्यादा हो जाएगी। इसलिए देखिए बंद कर दिया जाता है, सब लाइट वगैरह बंद कर दी जाए, उस समय बंद कर दिया जाता है। तो समझ गए होंगे सब लोग। तो देखिए वातावरण को कौन आवेशित करता है, तो हमने बताया तड़ित और तड़ित झंझ। मतलब तड़ित का मतलब वह ध्वनि और जो प्रकाश ऊर्जा निकलती है वही वातावरण की गैसों को आयनित करती है, जिसकी वजह से यह वातावरण क्या होता है, आवेशित हो जाता है। आवेशित होगा, धारा का प्रवाह होगा ही। अब देखिए सामान्य स्थिति जब रहती है, जैसे मान लीजिए जिस समय यह बिजली वगैरह नहीं चमक रही, जैसे इस समय मौसम नहीं चमक रही है, तो यह जो फ्री रूप से इलेक्ट्रॉन है जो कि आवेशित है वह पृथ्वी में समा जाते हैं धीरे धीरे। तो उस समय वातावरण में अगर देखा जाए तो इनकी कमी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुनः या बिजली की चमक या तड़ित जो है पुनः उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से यह जो आवेशित कण है या आयनित गैसें हैं इनकी संख्या पुनः बढ़ जाएगी। यानी आप कहिए कि जितना इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के अंदर समा जाएगा, उतना ही उत्पन्न हो रहता है। इसमें साम्य अवस्था रहती है। साम्य का मतलब अवस्था का मतलब यह है कि जितना अंदर गया उतना बन गया, तो यह लगातार बरकरार क्या रहता है, बना रहता है। इसीलिए कहा कि 1800 एम्पीयर जो धारा है वह लगातार बनी रहती है। वजह यह कि दोनों में साम्य अवस्था होती है। तो चलिए लिखिएगा इसका आंसर। पूरे विश्व में तड़ित तथा तड़ित झंझों के कारण वातावरण की गैसें आयनित होती हैं, जिससे इससे आवेश मुक्त होता है, सामान्य मौसम में यह आवेश पृथ्वी द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन आवेश के बनने और इस आवेश को पृथ्वी द्वारा ग्रहण करने में साम्य अवस्था होती है। तो देखिए सबका जवाब मिल गया, जैसे भी पूछा था उसका जवाब मिल गया। आप कहेंगे एक बार क्यों नहीं सभी आवेशों को निकाल लिया जाता तो इस वायुमंडल में आवेशित कण नहीं रह जाते तो धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। लेकिन आप जान रहे हैं कि जितना ही आप अंडरग्राउंड करेंगे, यानी क्या करेंगे, पृथ्वी के अंदर समाहित करेंगे, उतना ही बनने की प्रक्रिया भी होती है, जिसकी वजह से इसमें साम्य अवस्था रहती है। साम्य अवस्था का मतलब बनने बिगड़ने दोनों की प्रक्रिया में साम्य अवस्था, इसलिए जो वैल्यू है वह लगातार बनी रहेगी। तो समझ में आया होगा सबको। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा।
कुछ आप लोग भी पढ़िएगा, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर भी चल रहे हैं, ठीक ना। और भी देखिएगा, कोई समस्या है तो उसको भी बताइएगा, उसको लेकर आएंगे तो हम समस्या का समाधान जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। एक समांतर पट संधारित्र, ध्यान से समझते हुए चलना है। एक समांतर पट संधारित्र, इस क्वेश्चन को नोट भी करते जाएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देने का प्रयास करिएगा सब लोग। एक समांतर पट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, की धारिता 8 पिकोफैरेड है, की धारिता 8 पिकोफैरेड है। की धारिता 8 पिकोफैरेड है। हो गया। फिर क्या कहा है आगे, पिकोफैरेड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, और उनके बीच के स्थान में, और उनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का, 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। इसकी धारिता क्या होगी, यही है क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 कंडीशन दिया है। समांतर पट संधारित्र वही है, यह है समांतर पट संधारित्र जिसकी धारिता बीच में क्या है, अब की बार बीच में वायु है, तो वायु रहेगा तो के का मान क्या रहेगा 1। तो बताइए यहां पर जो धारिता आएगी वह C0 ले रहे हैं, बताइए C0 का मान क्या आता है, बोलिए C0 का मान, इसके बीच की दूरी ले लीजिएगा क्या, D। आप देखिए कल हम कंडीशन बताए हैं कि पूरे अगर इसके दोनों पट्टिकाओं के बीच या दोनों तलों के बीच कहिए अगर हवा हो जाएगी तो K का मान क्या आएगा 1 आएगा ना, और T हमने बताया T का मान D के बराबर आएगा। तो उस समय बताइए फार्मूला क्या बनेगा, बोलिए ε0 A था अपान क्या आया था D, बोलिए यही आया होगा। देख लीजिएगा आप लोग कॉपी में नोट्स करवाया गया होगा कि जब इसके बीच वायु रहेगी तो वायु के लिए C0 का प्रयोग हमने किया है, निर्वात के लिए C0 का प्रयोग करते भी हैं, और ε0 A अपान D यह आएगा। और इसमें C0 का मान यह दे रखा है, कितना है बोलिए, यह मान दिया है कितना पिकोफैरेड है, 8 पिकोफैरेड है। बताइए इसका मान तो दे रखा है ना। दूसरी कंडीशन अब क्या कहा है, यह तो इसकी प्रथम शर्त है, समझिए यह प्रथम शर्त है। प्रथम शर्त से जो कहा है इतना हम समझ गए कि यह मान दिया है, इतना समझने की क्षमता लाइए। फिर क्या कहा है, दूसरी कंडीशन में कहा है कि बीच की दूरी आधी कर दी गई। आधी का मतलब बताइए क्या होगा, क्षेत्रफल वही रहेगा, बीच की दूरी आधी का मतलब क्या कर दिया जाए, D/2 कर दिया जाए। और क्या है, इसके बीच जो है K बराबर 6 परावैद्युता का कोई पदार्थ अन्य भर दिया गया, अन्य कोई पदार्थ इसमें भर दिया गया, K का मान जिसमें 6 है। तो कहा है कि इस समय धारिता कितनी आएगी, C वह निकालना। तो बोलिए द्वितीय कंडीशन में अगर देखिएगा, द्वितीय शर्त से तो पुनः एक बार लगाएगा तो बताइए C बराबर क्या आएगा, यहां K पाले हो जाएगा ना, K ε0 और क्या A अपान क्या होगा D/2। बोलिए कहा ना आधी दूरी तो D/2 लिखिएगा।
कोई दिक्कत हो बताइए, के नहीं लगाया गया था? देखिएगा हमने अलग अलग कंडीशन बताया उसमें और उसी का प्रयोग किया जा रहा है। चले आगे बढ़े। अब देखिए C इजकल टू या 2K हो जाएगा 2K इंटू एप्सिलॉन 0 A अपान क्या है D। इसको देखिएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 2K इंटू क्या C0 लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए है, अब मान रखे चलिए C बराबर 2K का मान क्या 6 और C0 का मान 8 पिको फैरेड है, तो पिको फैरेड में आएगा भी, तो C इजकल टू आ जाएगा 6 दूना 8 6 48 48 दूना 2 8 16 2 8 16 और 2 96 पिको फैरेड आएगा। यही आंसर आ जाएगा। पिको फैरेड को अगर फैरेड बदलेंगे तो क्या करेंगे? 10 की पावर माइनस 12 लगा देंगे, यानी 96 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड में आ जाएगा। अब पिको फैरेड में रहने दें, कोई दिक्कत है? देखिए हम 2 शर्त लगा करके इसके बाद द्वितीय शर्त में यह कहा था तो इसका फिगर है, प्रथम शर्त में इसका फिगर। पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, क्वेश्चन पढ़िए फिर से। ये तो आप लोग बस उतारने के चक्कर में रहते हैं, क्वेश्चन नहीं देखते हैं क्या पूछा है क्या कहा है। देखिए उसके हिसाब से हम चले हैं कि नहीं, उसके हिसाब से हमारा फिगर भी बना, उसके हिसाब से हम चले भी, इसलिए हमारा आंसर आया। देख लीजिए, मिला लीजिएगा, कहीं भी कोई संदेह है तो पूछ लीजिए तुरंत। और यह फार्मूला हमने निकाला भी है कंडीशन में, चाहे निर्वात रहेगा चाहे कोई माध्यम रहेगा चाहे जो भी रहेगा, उसके हिसाब से आप सेट कर लीजिए। तो नोट करेंगे ना, फिगर भी बना लीजिएगा, नोट्स भी करिए सब लोग। हो सकता है एनसीईआरटी बुक में 3 क्वेश्चन ना हो, लेकिन कहीं न कहीं क्वेश्चन ये मिलेगा आप लोगों को बुक में। और ध्यान रखिएगा जो भी हमने थियरी बताया है उस पर सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, यह भी जानते रहिएगा। इसको कर लेना और यह यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगी, फर्स्ट यूनिट जो कि 8 नंबर की है। इसके बाद आपकी सेकंड बुक से हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें 13 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। वह यूनिट जब 13 नंबर की हो जाएगी तो पुनः इस पर आ जाएंगे हम, दूसरी यूनिट इस पर आ जाएंगे। और एक एक यूनिट सब लोग प्रयास करिए कि अगर एक यूनिट पढ़ा दिया गया तो उसमें से कहीं कोई क्वेश्चन मतलब जो है छूटना नहीं चाहिए। अगर आ गया कहीं भी एग्जाम हुआ तो आप इतना क्षमता बनाए कि हम जितना पढ़े उतना आ जाएगा। तो नोट हो गया होगा सबको, कोई दिक्कत किसी को? बताइए यह फार्मूला मिल चुका है कि नहीं? मिला है। अगर के परावैद्युतांक रहेगा तो के से इंटू हो जाएगा। यहां पर कहा दूरी आधी कर दी जा रही है तो इसका मतलब पहले डी दूरी लिए हैं, हम खुद माने हैं डी दूरी। आप एक्स मान लीजिएगा, अरे एक्स आएगा तो बहुत करेगा, यहां एक्स आएगा, यहां एक्स बाई 2 आ जाएगा, तो उससे क्या आपको लेना देना? तो आप किसी रूप में भी ले सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिएगा, जो कि देखिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम और कौन सा क्रम?
समांतर क्रम, इसी पर आधारित रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 डालने की जरूरत है और क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, लिखिएगा 9 पिकोफैरड धारिता, 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पूर्ण विराम लगाकर फिर ए नंबर में लिखिए। ए नंबर, संयोजन की कुल धारिता क्या है, यानी वही परिणामी धारिता निकालनी है। संयोजन की कुल धारिता क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। कुल धारिता क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब बी नंबर में लिखिए, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ा जाए, संभरण से जोड़ा जाए। संभरण का मतलब जिसको आप सप्लाई बोलते हैं ना, इतने सप्लाई से जोड़ रहे हैं तो ये संभरण, उसका हिंदी वर्ड संभरण है और उस तरह इंग्लिश वर्ड सप्लाई है, जिसको आप बार बार यूज करते हैं, इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, इसलिए आपके लिए थोड़ा आश्चर्य होगा संभरण क्या है। हो गया ना, सप्लाई उसका मतलब होता है। क्या लिखे, संभरण से जोड़ा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अब जो डेरिवेशन ध्यान से देखा उसके लिए हमने बताया, बीच बीच में आपको रोक रोक कर बता रहे थे कि इस तरह देखे क्वेश्चन मिलेगा। अब आवश्यकता उसकी है, दिमाग में उसको बैठा लीजिए सब लोग। पहले थियरी एक बार देख डालिए, थियरी पर एक बार जाइए सब लोग, कॉपी निकालिए, थियरी देखिए। पहले हम देखिए संधारित्रों का श्रेणी संयोजन जो करवाए उसका फिगर देखिएगा और डेरिवेशन देखिए कैसे किया। एक बार देखिए फिर हम चलते हैं, बताते हैं, क्योंकि बिना थियरी के जानकारी नहीं हो पाएगी। चलिए सब लोग देख लिए होंगे। इसके बाद अब चलते हैं, देखिए क्या क्या कहा था। कहा है कि 9 पिकोफैरड के 3 संधारित्र हैं और 3 संधारित्र हैं, तीनों संधारित्र की धारिता समान है। C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर कितना, 9 पिकोफैरड। बोलिए, यह दिया और किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो आप चाहेगा तो फिगर भी बना लीजिए श्रेणी क्रम में। इसी तरह देखिए, यह दूसरा हो गया और यह बताइए तीसरा हुआ कि नहीं, और यहां से इसको जोड़ दीजिएगा। इस तरह हम यहां पर यह लगा दे रहे हैं, यहां पर यह लगा दे रहे हैं। ए और क्या है, बी। यहां पर ए पर क्या लगेगा पता है ना, आवेश स्रोत लगेगा और यह पृथ्वी से अटैच होगा, जारी रहे, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा। तो यहां पर देखिए यह C1 है और यह C2 है और यह क्या है, C3। फिगर भी बन गया। अब ए नंबर में क्या पूछा है, बोलिए। ए नंबर में क्या पूछा है, तुल्य धारिता, यानी कहा है तुल्य धारिता, उसका मतलब यही हुआ। देखिए कहा है कि संयोजन की कुल धारिता, कुल धारिता कहिए चाहे तुल्य धारिता कहिए चाहे परिणामी धारिता कहिए, तो बात एक ही है। तो तुल्य धारिता देखिए निकालने के लिए फार्मूला, यह श्रेणी क्रम में है तो 1/C ना, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें सब बराबर है, तो 1/C बराबर 1/C1 का मान 9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 जोड़िएगा तो बताइए 1/C बराबर हो जाएगा 3/9। तो C बराबर करिएगा तो 9/3 हो जाएगा ना। आप चाहिएगा तो यहां काट भी सकते हैं, 3 3 9 ना, तो C बराबर आ गया कितना, 3 पिकोफैरड। यह जो है परिणामी धारिता या कहिए इस पूरे की धारिता जो है यह प्राप्त हो गई 3 पिकोफैरड। तो एक आंसर तो आपका निकल चुका है, एक 3 पिकोफैरड आएगी। तो इसको नोट कर लीजिए सब लोग पहले।
फिगर भी बना लीजिएगा। फिर बी नंबर पे चलते हैं। हो चुका होगा। अब बी नंबर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बी नंबर डेरिवेशन जो लोग क्लियर है वो बी नंबर बड़े आसानी से लगा सकते हैं। बी नंबर में क्या पूछा है? कह रहा है कि इसको 120 वोल्ट इनका है कि संभरण यानी सप्लाई से जोड़ा गया 120, तो इसका मतलब 120 वोल्ट बताए पूरे का होगा ना, पूरे का विभवांतर जिसको आप परिणामी विभवांतर कहते हैं ए बी के बीच, वह दिया है V बराबर कितना है 120 वोल्ट। पूरे का दिया, अलग अलग नहीं बल्कि पूरे का दिया है, जिसको आप V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करते आए हैं, वह V 120 दिया है, पूरे को जोड़ा गया। पूरे को 120 वोल्ट कैसे जोड़ा गया? इसका मतलब है कि A और B के बीच विभवांतर यहां हो गया। तो क्या पूछा है पढ़िए, अलग अलग विभवांतर पूछा है। तो अलग अलग का मतलब है कि इसका बताइए अलग अलग तो आएगा ही, इसका बताइए क्या आएगा V1 आप देखे होंगे, इसका क्या मिलेगा V2 मिलेगा और इसका क्या मिलेगा V3 मिलेगा। अलग अलग आपको निकालना रहेगा क्या विभवांतर आएगा। तो हम चलते हैं एकाएक चल देते हैं। V1 बराबर क्या चाहिए बताइए? V1 बराबर हो जाएगा क्या Q अपान C1 होता है कि नहीं बताइए डेरिवेशन में, यह है कि नहीं? हमने कहा इस पर मिलेगा न्यूमेरिकल। अब तो विश्वास हुआ ना कि मिला, अब तक नहीं था चलिए ठीक है, जब भी करिए विश्वास तभी, क्योंकि आप लोग ज्यादा चालाक बन गए लग रहा, सोचते हैं सर उसी तरह चिल्ला रहे हैं, लेकिन देखिए यूज हो रहा। अब बताइए क्या करें हम? क्यू का मान तो नहीं दिया है, नहीं दिया, रुकिए आवश्यकता मालूम पड़ेगी तब निकालेंगे। C1 पता है आपको, अगर Q पता हो जाता तो सब निकल जाता। V2 बराबर Q अपान C2 है, Q की आवश्यकता है तो पहले Q निकालने की जरूरत है, इसलिए इसको हटाते हैं, तब इसके बाद Q निकाल कर करेंगे। तो बताइए परिणामी यह दिया है V, तो आप बताइए क्या फार्मूला है? Q बराबर क्या होता है CV से, यानी इस तरह लिखिए, प्रत्येक आप जानते हैं यह श्रेणी क्रम में है तो प्रत्येक पर आवेश तो समान होगा, तो लिखिएगा प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक पर आवेश Q बराबर CV है ना। Q बराबर C का मतलब परिणामी वाला, परिणामी कितना आया? परिणामी बताए C का मान A में निकाले हैं कि नहीं? कितना? 3 पिको फैरेड ना, 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12। V का मान कितना है 120, तो Q बराबर बताए 12 तिहाई 36, 360 गुणे 10 की पावर माइनस 12 कूलाम आ गया Q। अब तो निकाल सकते हैं। अब देखिए अतः V1 निकालिए, पहले V1 निकालेंगे ना, V1 बराबर बताइए क्या आएगा Q अपान C1। अब इसमें मान तो रख सकते हैं, Q का मान बताइए कितना रखेंगे 360 गुणे 10 की पावर माइनस 12। अब बटा C1 का मान क्या रखेंगे? C1 का मान देखिए 9 पिको यह भी है तो 10 की पावर माइनस 12 यहां में लगाएंगे ना, यह देखिए इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 9 चौ तो 40 मात्रक क्या आएगा वोल्ट में आएगा ना, मात्रक देखिए वोल्ट में आ जाएगा। अब हमें लग रहा है कि V2 बराबर भी निकालिएगा तो Q अपान C2 आएगा, तो Q का मान तो ये रखा, C2 का भी मान वही है, तो हर एक में 40 होगा। वजह क्या है कि यहां पर Q और C जो है समान, अगर अलग अलग रहेगा तो अलग अलग भी आएगा, ऐसा मत मान के चलिएगा। यहां समान था इसलिए समान आ रहा है। तो आप लिखिएगा प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना आएगा 40 वोल्ट आएगा। 3 बार हमने बोला, कंफर्म
लगा लीजिए। नीचे लिखिएगा प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर 40, प्रत्येक बोल दिया है तो 40 वोल्ट होगा, लिख दीजिएगा। प्रत्येक जब बोल दिए तब तो हो ही जाएगा, 3 बार 40 लिखने की जरूरत नहीं। जहां पिको मिलेगा वहां 10 की पावर -12 लगाना होगा। तो देखिए कूलाम में बदल गया। अगर आप नहीं लगाएंगे तो यहां गलत माना जाएगा, तब कूलाम में आ ही नहीं पाएगा, पिको कूलाम में आएगा, फिर बदलना पड़ जाएगा लास्ट में। अब देखिएगा, अब तो इस पर आधारित क्वेश्चन और भी है। कहीं कहीं पर सिरों के बीच विभवांतर पूछ लिया है, कहीं कहीं पर परिणामी पूछेगा, तो यह तो आप लोग लगा ही सकते हैं। कुछ हम अभ्यास करवाएंगे और भी, और यहां पर एनसीईआरटी क्वेश्चन में और भी इसके आगे 2-3 क्वेश्चन उसी टाइम में दे रहा है। तो लग जाएगा कि नहीं बताइए? लगाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा, बताएंगे हम। अब हम चलते हैं, जो ऊर्जा के लिए फार्मूला निकला है कि नहीं, ऊर्जा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकला है। एक आया था क्या, Q²/C, क्या, हाँ 1/2 Q²/C आया था, और एक क्या आया था 1/2 CV²। तो कहां कब फार्मूला यूज करना हमने बताया, जो जो मान दिया रहेगा उसी रूप में फार्मूला यूज करिएगा। तो चलिए उसी पर आधारित एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 डालिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 यहां नीचे नोट कर लीजिएगा। जो यह क्वेश्चन लगाया है, प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर 40 वोल्ट होगा, ये ना लिखना था। चलिए फिर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब डालिए क्वेश्चन नंबर 5 में नोट करिएगा 12 पिको फैरेड का, 12 यानी 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। बैटरी से क्या है, जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अब बताए यहां पर क्या क्या दे रखा है, देखना है। कहा है 12 पिको फैरेड का संधारित्र है, इसका मतलब यह धारिता है ना। तो लिखिएगा C बराबर 12 × 10 की पावर -12 लिख दीजिएगा। 12 × 10 की पावर -12, यह C का मान है 12 × 10 की पावर -12 फैरेड में हो गया, फैरेड हो गया। और क्या मान दिया है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो V बराबर बताइए क्या रहेगा, 50 वोल्ट रहेगा। क्या पूछा है, स्थितिज ऊर्जा पूछा है। तो बताइए दो फार्मूला आपके पास है, कौन सा लगाएंगे, CV² वाला ना, यानी सूत्र कौन सा यूज होगा, चूंकि C और V दिया हमने बताया।
अगर C और V दिया है तो इसके लिए फार्मूला U बराबर 1/2 CV स्क्वायर यूज करना है, बताया ना। इसमें मान रखिए सब लोग, तो 1/2 इंटू C का मान क्या है 12 इंटू 10⁻⁻12 रहेगा, और इंटू V स्क्वायर का मतलब है 50 इंटू क्या रहेगा 50। अब इसको सॉल्व करिए, आप लोग स्वयं सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए यह 2 छक्के 12 कर देना है और इसका इंटू कर लेना है। तो देखिए आ जाएगा 6 इंटू इसका इंटू करिएगा तो 2500 आएगा ना, 2500 गुणे 10⁻⁻12। अब इसका भी इंटू कर लीजिए, 2 0 बढ़ेगा ही, 6 25 30 हुआ, 6 दूना 12 3 15 गुणे 10⁻⁻12। अब बताइए यहां पर पॉइंट ले जाइए, 1 2 3 4 अंक इधर ले गए तो 4 अंक इधर ले जाएंगे तो 1.5 हो जाएगा, और इंटू 10 टू द पावर बताइए क्या होगा -8। 4 अंक ले गए तो 4 वही प्लस होगा तो -8 आ जाएगा। और किसमें आएगा बताइए, जूल में ना। ऊर्जा कोई भी रहेगी वह जूल में आएगी हमेशा, हमने बताया। अगर MKS में लीजिएगा तो इतना वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल आ गया। तो बताइए अब लग जाना है ना, लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। और भी आप लोग क्वेश्चन हमने बताया, अभ्यास करिए, रफ पर भी करिए, फेयर पर भी कुछ लगाइए। नहीं आता तो उसको पूछेंगे आप, बताया जाएगा। लेकिन अभ्यास हो जाए तब हम लोग अगली यूनिट पर जाएंगे, और जब तक अभ्यास नहीं हो जाता तब तक यूनिट पर अगले नहीं जाना। क्योंकि जो लेसन पढ़िए अच्छे तरीके से पढ़िए, उसकी थियरी और न्यूमेरिकल तैयार रखिए। पहले नंबर पर देखिए थियरी तैयार रखिए। अगर न्यूमेरिकल आप लगाने जा रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पर तरीका ही होता है कि उस लेसन की थियरी पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, और इसके बाद तब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बड़े आराम से लगता भी जाएगा और तैयार होता जाएगा, फार्मूला भी न्यूमेरिकल भी साल में होता जाएगा। दोनों फायदा आपके लिए रहेगा। हाँ, कहीं पर आपको यह देखिए मान रखने में दिक्कत होती है, आप पिको फैरेड है उसको फैरेड नहीं रख पाएंगे तो आपकी तो कमजोरी बहुत ज्यादा मानी जाएगी। या माइक्रो फैरेड है 10⁻⁻6 ना रख पाइए, हमने बता दिया माइक्रो जहां आएगा 10⁻⁻6 रख देना है, जहां पिको आएगा 10⁻⁻12 रखना है, जहां नैनो आएगा वहां 10⁻⁻9 रखना है। यही तो मिलेगा ज्यादा। तीनों केस मिलती है, माइक्रो, पिको और नैनो, यही मिलता है। अगर पूछा जाए 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, तो बताइए 10⁻⁻9 ना, इसी तरह जवाब है आपको। तो बताइए अब लग जाना है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन पर, फिर अगर समस्या रही तो फिर अगली वीडियो हम देंगे तो उसमें और भी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। आज इतना रहेगा, धन्यवाद।